नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए ये प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? बताइए। तो आप जानते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 552 होती थी, लेकिन अभी 104वां संशोधन 2019 के द्वारा इसमें जो ये दो ठो आंग्ल इंडियन जो समुदाय से जो लोग राष्ट्रपति मनोनीत करता था उसको समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति जो मनोनीत करते थे इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से सीटों की संख्या कितनी हो गई है? 550। जैसे 552 आप जो जानते हैं वो सही ही है, लेकिन आप इसमें से नया ऐड कर लीजिए कि ये दो जो सीटों की संख्या है, इस जो आंग्ल भारतीय समुदाय से जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, संविधान के 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती थी। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और इतने किए जा सकते थे तथा के मनोनयन द्वारा राष्ट्रपति किया जाता था। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है ना? तो अब से जो आगे आने वाले हैं उसमें आप 550 करिएगा, इसमें चाहे आप 552 कर लीजिए व 550 कर लीजिए, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन आपको जानना अब जरूरी है कि अब से जब आप करेंगे तो 550 करेंगे, टिक करेंगे। अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का बताइए। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं बताइए। तो ये जो है 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मंडी परिषद 2018 का क्वेश्चन है और इसमें जो है 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा ये। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ये 552 जो देखते हैं ना, 552 या 50, ये जो अधिकतम संख्या है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 से चली आ रही है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुच्छेद 82 और 177(3) में संशोधन कर इसे 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। तो इसीलिए देख रहे हैं कि नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, ताकि सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उनको बैठने के लिए जगह चाहिए। तो ये 550 या 52, खासतौर से 552 ही मान लीजिए, तो 552 जो है अधिकतम हो सकती है, लेकिन 543 इसमें वर्क कर रहे हैं। और 84वें संविधान संशोधन ये था, और 86वां कौन था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य बढ़ाया गया था 2002 में।
पहले 10 थे और एक जोड़ करके मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? अब 11 हो गए। मूल कर्तव्य, अधिकार नहीं, अधिकार तो आपके 6 हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। ये बहुत आसान प्रश्न है। सांसद लोग जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये सांसद लोग का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। तो लोकसभा निम्न सदन होता है। ये सब तो आप जानते हैं, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लेकिन इसमें लोग बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। संसद के कितने भाग हैं? संसद के 3 भाग हैं। संसद 3 लोग से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, और इसमें प्रेसिडेंट को लोग भूल जाते हैं। राष्ट्रपति साहब भी पूछा जाएगा कि देखिए लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। तो याद रखिएगा संसद में राष्ट्रपति भी आता है, ठीक है ना। लोकसभा राज्यसभा जो विधेयक पास कर देगी तो जब तक उस पर राष्ट्रपति अपनी दस्तखत नहीं करेंगे तब तक वो नियम नहीं बनेगा। तो इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद के अंतर्गत रखा गया है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, बताइए। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये बहुत चर्चित प्रश्न है, इसमें बहुत समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जो वर्ष 52 से 56 तक पदासीन रहे थे। वे अपनी मृत्यु तक पद पर रहे थे। कहने का मतलब कि उनकी 27 फरवरी 1956 की मृत्यु हो गई। उस समय भी वो अध्यक्ष थे, इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। जो शेष कार्यकाल बचा उनकी मृत्यु के बाद एम.ए. अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर यही थे। तो जब अध्यक्ष की मृत्यु हो जाएगी तो उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इतने तक पीठासीन रहे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो सबसे लंबे समय तक लोकसभा का अध्यक्ष कौन रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रहा है डॉक्टर बलराम जाखड़। डॉक्टर बलराम जाखड़ का जो है कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। वो 80 से 89 कितने वर्ष 9 वर्ष तक अध्यक्ष रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की। 16वीं सुमित्रा महाजन और 17वीं लोकसभा के अंदर ओम बिरला। तो अभी जो है 17वीं जो लोकसभा चल रही है और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन जी हैं? ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला या ओम बिरला। तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है बलराम जाखड़ जी का है। ये 7वीं और 8वीं के रहे थे, 80 से 89 तक, 9 साल। 9 साल के 10 साल हो जाएगा ना। इसमें ये रीजनिंग का फार्मूला है, जोड़ेंगे तो 80 में 9 जोड़ दिए तो 89 हो गया। 80 में 9 जोड़ दिए तो आपको 89 मिल गया, लेकिन एक 80 भी तो शामिल है तो ये 10 साल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए 7वीं और 8वीं कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शून्यकाल का अर्थ क्या है? संसद में शून्यकाल का एक वो चलता है, कंसेप्ट चलता है। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शून्यकाल का अर्थ जो है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल। सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, ये सही है, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए।
यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट दे रहा है। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसको भी शून्यकाल कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। शून्यकाल का अर्थ सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल है। मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का अर्थ जो है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल है। मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने की अनुमति एवं क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसद के सत्रों का विवरण इस प्रकार से है। सत्र प्रारंभ कितने बजे प्रारंभ होती है? 11 बजे। प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है? 11 से 12 तक आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और शून्यकाल का समय कब से कब तक हो? 12 से 1 बजे तक। ये सब जो है अध्यक्ष के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आगे पीछे भी हो सकता है, समय ज़्यादा भी हो सकता है। चाहे तो अध्यक्ष प्रश्नकाल को ख़त्म करके एक दूसरे को शुरू कर दे, लेकिन अध्यक्ष जो है उसके हाथ में ये सब निर्णय का अधिकार है। शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक, भोजनावकाश 1 से 2 बजे तक, और विधायी कार्य 2 से 5 तक राज्यसभा में और 2 से 6 बजे तक लोकसभा में। ठीक है ना। तो इधर जो 1 घंटा ये लेट जो शुरू कर रहे हैं 11 बजे, तो इधर लेट काम भी कर रहे हैं 6 बजे तक। यूपी ट्रिपल ने इस प्रश्न के उत्तर विकल्प बी को माना, जबकि इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों हो सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो शून्यकाल में क्या होता है कि बिना किसी पूर्व सूचना के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है ना। और ये 12 बजे शुरू होता है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहा गया है। तो प्रश्नकाल, शून्यकाल, भोजनावकाश, विधायी कार्य, ये सब जो है देखते रहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? बताइए, सांसद निधि की वर्तमान राशि क्या है? तो सांसद निधि की वर्तमान राशि जो है 5 करोड़ है। 5 करोड़ रुपया सांसद लोग को दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र का विकास में अपने विवेक से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में शुरू की गई। ठीक ना। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 पीवी नरसिम्हा राव के समय में शुरू की गई। 1993 में सांसद निधि की राशि 5 लाख रुपए थी। जब शुरू की गई थी उस समय 5 लाख रुपए थी। 94, 95, 97, 98 तक यह राशि 1 करोड़ थी। यहाँ से और 11 बार तक यह 2 करोड़ थी। सांसद राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। तो 2011 में इसको बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया है। 5 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़ ऐसे हुआ है। और 1993 में शुरू की हुई थी पीवी नरसिम्हा राव के समय में। नरसिम्हा राव के समय में बहुत अच्छे काम हुए थे। ठीक है ना। इन्हीं के समय में एलपीजी सुधार आया था 1991 में ही, और ये 93 है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। बताइए, अनुच्छेद पूछा है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को क्या दिया गया है? पावर दिया गया है कि ताकि वो राज्य सूची के में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। राज्य सूची के विषय पर संसद तब तक कानून नहीं बना सकती जब तक राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित न करे। देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अनुच्छेद 249 के अनुसार पुरोगामी उपबंधों के होते हुए या यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3
सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विधि बनाए। तो अनुच्छेद 249 में ये पावर जो है राज्यसभा को दिया गया है। तो यही पूछा था कि राज्यसभा को ये पावर किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 249 के तहत मिलता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। बताइए। तो आप जानते हैं कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी को ये अधिकार जो है, शक्ति जो है, किस अनुच्छेद के तहत मिली है, तो ये शक्ति जो है अनुच्छेद 108 के तहत मिली है। अब देखिए, संयुक्त बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर ही करता है, जिसको अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर। संयुक्त बैठक बुलाते राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आप सी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों की तथा उसके शक्ति विश्वास का। अच्छा, ये दिया कि और बाकी अनुच्छेद कैसे संबंधित हैं। तो 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो पदेन का मतलब समझते हैं? पदेन का मतलब ये होता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। जैसे राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होता है। तो होता क्या है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और जो उपराष्ट्रपति होगा वही जो है, मान लीजिए कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखते रहे थोड़ा थोड़ा इसी तरह से, जैसे इसी प्रकार से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप क्लास में देखिए, क्लास में मॉनिटर जो होता है, जैसे तो क्या होता है, पहले मॉनिटर के रूप में आपकी एंट्री थोड़े होती है कि नहीं ये मॉनिटर का सीट है, इस पर दाखिला लेना है। भाई सभी विद्यार्थी इसमें जाएंगे, फिर एक को मनोनीत कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से मैंने कहने का मतलब आप समझ गए हो कि राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, निर्वाचन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। और उपराष्ट्रपति जो होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। इसीलिए पदेन लगाया गया है। एक आदमी 2 पद धारण कर रहा है, देख रहा है ना। तो आप मूल रूप से इसके रूप में काम करेंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, सभापति और उपसभापति। तो उपसभापति चुना जाता है। राज्यसभा संसद का उच्च व अस्थायी सदन है, ठीक है ना। तो राज्यसभा में आपके बुजुर्ग लोग बैठते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
तथा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी है, 35 वर्ष है। तो हमें लगता है कि उपराष्ट्रपति बनने की उम्र भी 35 वर्ष ही होगी। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का काम करेगा, तो ये भी अर्हता जो है, योग्यता जो है, आपको माने एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कितना, 35 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ये भी बहुत चर्चित प्रश्न है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक ना, इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं देती, वोट में नहीं देती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसी से निर्धारित होता है कि डायरेक्ट जनता भाग ले रही है कि नहीं। तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर के बनती है। तो 238 + 12 कितना हो गया? 250 हो गया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है बताइए। तो अभी हम लोग देखे थे कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25, राज्यसभा 30 और प्रेसिडेंट और सब प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट और सब प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने हेतु आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और मतदाता के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। 18 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में यह प्रावधान है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। सभाओं के उम्मीदवार होने के लिए यही प्रावधान है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 36 के साथ पठित संविधान 73 का विधान सभाओं के उम्मीदवार होने के लिए यही प्रावधान है। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है बताइए। 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए बताइए। 25 वर्ष। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है बताइए। पूछा गया है कि कैबिनेट स्तर का कौन होता है। तो विपक्ष का नेता जो होता है इसको कैबिनेट स्तर का दर्जा मिलता है। विपक्ष का नेता लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट स्तर का दर्जा मिलता है।
विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, बताइए। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये हैं 31। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 31 सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से हैं राज्यसभा के लिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितने हैं उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो ये है 80। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा जनता की सभा है, इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 30, 20 और है, हो सकती थी, माने मैक्सिमम इतनी हो सकती है। अब क्या कह रहा है, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। तो ये पूछा गया है। अब जो है समझ रहे हैं ना कि लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग का जो नॉमिनेशन जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किया जाता था, गवर्नर द्वारा, वो अब खत्म हो गया है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, बताइए। तो अभी राज्यसभा में है, लोकसभा और विधानसभा में खत्म किया गया है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 12 है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, जबकि इसमें हो कितने सकते हैं, 250 हो सकते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? राज्यसभा की शक्तियों के बारे में आपको बताना है। तो राज्यसभा की शक्तियों के बारे में बताना है, तो आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट दे रहा है। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है ना। तो देखिए, ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो धन विधेयक में केवल संशोधन का सुझाव दे सकती है राज्यसभा। राज्यसभा जो है केवल धन विधेयक के मामले में सुझाव दे सकती है। धन विधेयक के मामले में सर्वाधिकार जो है लोकसभा का होता है। इसीलिए कह रहा है, इसको समझिए, मैं इसलिए बार बार आपको समझा रहा हूँ। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है। जो धन विधेयक है उसमें केवल संशोधन का सुझाव दे सकते हैं लोकसभा, इसको माने या न माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन धन विधेयक के अलावा, उसीलिए कह रहे हैं, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है, लेकिन गैर धन विधेयक पर लोकसभा को राज्यसभा की बात माननी पड़ेगी और वहाँ से भी पास करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है, नहीं। यह कराधान बजट भारतीय विश्व में प्रस्तावों को मंजूरी देता है, ये भी नहीं है। यह संघ सूची समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। कैसे बनाएगा बताइए? संघ सूची में बनाएगा, नहीं बनाएगा?
समवर्ती सूची में या धन विधेयक और गैर धन में पेश कर लागू कर सकता है। ये सब नहीं होता, इसीलिए चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धन विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। लोकसभा धन विधेयक पर अपना काम कर करके और राज्यसभा को भेज देगी। राज्यसभा उस पर 14 दिन तक विचार करे, अपना सुझाव दे दे, और नहीं देगी तो 14 दिन बाद उसको पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। ठीक है ना, इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। तो ये बहुत चर्चित प्रश्न है। अब देखिए, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध क्या कह रहा है। उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा और लागू भी किसने किया, उन्हीं ने किया है। तो ये बीपी सिंह थे। बीपी सिंह, मंडल और कमंडल 2 चला था, ठीक है ना। तो इसी से ओबीसी वालों को आरक्षण मिला है, बीपी सिंह ही दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की थी। मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। मंडल कमीशन यह बोला था। तो देखिए, मंडल कमीशन की स्थापना जो है 1979 में होती है और 1990 में बीपी सिंह इसको लागू करने की घोषणा करते हैं। तो मंडल कमीशन जब बने उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, और फिर जब लागू हुआ उसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो लगभग कितने दिन काम किए थे, बताइए। लगभग 2 हफ्ते काम किए थे, ठीक है ना। लगभग 2 हफ्ते काम किए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। यह सरकार लगभग 2 हफ्ते 16 मई से 1 जून तक चली थी, अतः विकल्प बी सही है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, लगभग 2 सप्ताह 16 मई से 1 जून तक चली थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह अनुच्छेद वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। तो 75(1) अनुच्छेद 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। हम अनुच्छेद की एक अलग से वीडियो बनाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।
संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री से मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा सदस्य संख्या के अधिकतम 100 निर्धारित की गई। यही कह रहा है। और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम संख्या 15% निर्धारित की गई है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे बताइए? तो मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन बीपी सिंह जो है ये उप प्रधानमंत्री नहीं, डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। बीपी सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। वे भारत के 89 से 90 तक प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई, देवीलाल उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी और मोरारजी देसाई जो है उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जबकि बीपी सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं 1989 से 90 तक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? आपको बताना है। तो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उप प्रधानमंत्री के ऊपर उनका कार्यकाल 47 से 50 तक था। तो भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री। कौन रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। चलिए इस प्रश्न को आंसर करिए फटाफट। चलते रहिए आराम से, परेशान नहीं होना है, ठीक ना। चलती का नाम गाड़ी है, धीरे 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 चलते रहिए। कुछ पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ तो जरूर सीखेंगे। तो ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन को ख़त्म करें, तब फिर हम लोग एक एक चीज़ पर बारीकी से विचार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यकता होती है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए कम से कम किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको हाई कोर्ट में कितने वर्ष कम से कम आपको न्यायाधीश होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है बताइए? तो ये 5 वर्ष। 5 वर्ष आप कहीं भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहेंगे तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श अनुसार की जाती है। न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है। तो या तो 5 वर्ष जो है आप क्या रहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहिए हाई कोर्ट के, या 10 वर्ष जो है आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत का अनुभव हो, तब आप जो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित
किसी मामले को उच्चतर प्राधिकार न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है? बताइए। तो ये जो रिट होती है, रिट जो होती है आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है, तो उसी में से पूछा जा रहा है कि किसके अंतर्गत। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षण के अंतर्गत जो है, माने वाद जो है अवर न्यायालय से नीचे वाले न्यायालय से ऊपर वाले न्यायालय में जा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षण याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश देता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्प्रेषण, उसको याद कर लीजिएगा। भारत के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की अर्थात सुप्रीम कोर्ट, इसको जो है अंग्रेजी में थोड़ा सा लिख लिया करिए। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए। तो प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी ये फातिमा बीबी थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी और आज तक कोई भी माने मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, सीजीआई नहीं बना है। कोई भी महिला जो है सीजीआई नहीं बनी है, ये महिला न्यायाधीश थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। एवं फातिमा बीबी 89 से 92 तक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी बनी, ठीक है ना। तो लीला सेठ जो है हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी पहली। लीला सेठ जो है हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बने। लेकिन फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने पहली। तो लीला सेठ आदमी मुख्य बना है, ठीक है ना। देखिए ऐसे दिमाग में बैठाइए, सेठ आदमी जो है मुख्य बना, लेकिन हम तो जानते हैं कि मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट का आज तक महिला कोई बनी नहीं। तो ये किसकी मुख्य बनी? हाई कोर्ट की बनी। और हिमाचल प्रदेश की माने हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। और फातिमा बीबी जो है, भाई 2 महिलाओं का नाम आ रहा है, लीला सेठ और फातिमा बीबी। तो लीला सेठ मुख्य तो बनी लेकिन हाई कोर्ट का बनी, ठीक है ना। और फातिमा बीबी जो है ये जो क्या बनी, मुख्य न्यायाधीश बनी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया इसमें दिया नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए। उच्चतम का मतलब सुप्रीम कोर्ट, अभी हम लोग देख चुके हैं। तो जब दिमाग में अच्छे से बैठाएंगे तब कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फातिमा बीबी उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट में जब मुख्य की बात ही नहीं है तो ये फातिमा बीबी हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले के सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संवैधानिक पीठ बनाने के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए। कम से कम 5 होनी चाहिए। उस पीठ में 5 न्यायाधीश एक साथ बैठेंगे और सुनवाई करेंगे। ये संवैधानिक पीठ होती है। तो वही कह रहा हूँ, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले में सुनवाई करने न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 न्यायाधीश होने चाहिए कम से कम। संविधान की व्याख्या से संबंधित जुड़े अगर मामले हों तो उसमें ये होना चाहिए। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, अनुच्छेद 145(3). चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकार
कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल पूछ रहा है, बताइए। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। लेकिन इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो तुरंत कार्यकाल खत्म होने के बाद मनोनीत भी कर सकता है राष्ट्रपति, फिर दोबारा दूसरे टर्म के लिए मनोनीत कर सकता है, दूसरे कार्यकाल के लिए। तो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल का पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति जिसको चाहे कि मतलब कि राज्यपाल बनने की योग्यता रखे, तो उसको राज्यपाल बना सकते हैं, और जब मन चाहे हटा दे, जब मन चाहे तब बना दे। तो इसीलिए राज्यपाल साहब राष्ट्रपति जी को हमेशा खुश करने में लगे रहते हैं लोग। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए। सजा माफ करने और सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 161 दे दिया है जो ना भाई। देखिए, भारत के राष्ट्रपति सजा में हेर फेर क्या, वो तो मृत्युदंड को भी माफ करने का उसके पास शक्ति है, ठीक है ना। लेकिन अनुच्छेद 61 जो बात करता है, ये राज्यों के राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करता है। इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और राज्यपाल जो है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ये मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। कर सकता है तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। राष्ट्रपति ये जो अगर 161 नहीं देता तो हम लोग यहाँ पर क्या मरते? जब बाबू उपलब्ध है तो बेटा के यहाँ कौन जाएगा? तो राष्ट्रपति को हम लोग टिक करते। लेकिन जब सीधे कह दिया है, यहाँ पर पहचान बता दिया है कि बेटा के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो जो है अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। सजा प्राप्त अथवा दंड को स्थगित कर सकता है, परंतु वह, देखिए जो मैं आपको कह रहा था, परंतु वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को स्थगित कर सकता है। स्थगित करने का मतलब कि स्थगित करके और राष्ट्रपति के पास भेज देगा। भाई मान लीजिए कि आपको हुआ कि 10 तारीख को आपको फांसी की सज़ा होने वाली है, तो राज्यपाल जी इतना कह सकते हैं कि नहीं अभी आप 10 तारीख को नहीं कर सकते हैं, न करिए, और ये मैटर जो ये अपने पिताजी राष्ट्रपति जी के पास भेज रहे हैं। पिता इन द सेंस पॉजिटिव सेंस लीजिएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंस का मतलब आपसे जो बड़ा हो उम्र में, पद में। तो राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को स्थगित कर सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ठीक है ना। जो न्यायालय देगा तो उसको कह सकता है कि आप इसको पुनर्विचार करिए, लेकिन माफ़ नहीं कर सकता है। माफ़ तो बाबूजी ही करेंगे। आखिर बाप तो बाप होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? अब ये उस समय पूछ रहा है कि महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र राज्यपाल के राज्यपाल थे सी विद्यासागर राव। सी विद्यासागर राव जो है उस समय राज्यपाल थे। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग लेटेस्ट देख लीजिएगा। सी विद्यासागर तो वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। लीजिए, तो वर्तमान में अभी जस्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय भगत सिंह कोश्यारी हैं। जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ बात नहीं रहती तो मैं उसको छेड़ना नहीं चाहता हूँ, गलत नहीं बताना चाहता हूँ।
तो ये तो ठीक है कि भगत सिंह कोश्यारी दिमाग में आ रहा था, लेकिन इसलिए नहीं बताया कि हो सके गलत ना हो जाए। कम से कम मैं नहीं बताऊंगा तो आप सर्च करेंगे कि सही क्या है। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी को याद रखिए। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बताइए। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल, ये वही आयरन लेडी कोकिला सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कैसी थी? पहली महिला अध्यक्ष भारतीय थी। इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस की अध्यक्ष महिला अध्यक्ष ये भारतीय थी पहले, लेकिन इनसे पहले एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी थी। तो अगर ये पूछेगा कि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और आपसे ये पूछेगा पहली भारतीय तो भारतीय तो सरोजिनी नायडू का नाम आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सब फैक्ट इतने सब बार सामने आ गए हैं कि इसको तो हम जबान पर रहते हैं और रखना भी चाहिए। कौन सा कथन सही है, बताइए। तो सही क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। हमारे राष्ट्रपति साहब जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये सही है। और बाकी का क्यों सही नहीं है उनको हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के राज्य के राज्यपाल द्वारा, बताइए। राज्यपाल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है। राज्य के विधानसभा सदस्य द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति गलत की जाती है, ये भी गलत है। भैया सीधे सीधे राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये जो है राज्यपाल साहब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहें, आज चाहेंगे तो अभी आपको दस्तखत करके हटा देंगे। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान में राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो 53, 55, 56 ये आसपास ये रहते हैं। अभी जब हम लोग अनुच्छेद देखेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्तों? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति में से कौन होता है? वही बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है, बताना है आपको। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति साहब करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है ना। तो राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो हमको देखना है कि कौन से कथन सही हैं। वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों का मनोनयन करता है। नहीं, 1/4 नहीं, 1/6। 1/6 MLC लोग का मनोनयन करता है राज्यपाल। ठीक है ना। जिस तरह से राष्ट्रपति करता है भारत, लेकिन यहाँ पर 1/6 करते हैं, इसलिए ये क्या होगा? गलत होगा। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 2 सदस्यों को नहीं, 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, 1 सदस्य को। तो ये भी गलत हो गया। तो जब दोनों गलत हो गए तो आपसे सही पूछा था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसीलिए आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता,
तथा समाज सेवा में विशेष योगदान एवं अनुभव रखते हैं। ठीक है ना। तो आप देखे होंगे कि आसपास कोई आपके एमएलसी लोग होंगे जो मनोनीत किए गए होंगे। तो देखिए एक हमारे यहाँ एमएलसी साहब हैं, वो बिरहा गाते हैं, तो उनका कला वाले क्षेत्र से उनका जो है मनोनयन किया गया था। समाज सेवा में विशेष योगदान एवं अनुभव रखते हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत अनुच्छेद 333 के उपबंध अधीन रहते हुए राज्यपाल एंग्लो इंडियन के एक सदस्य को राज्य विधानसभा, ये जो है विधान परिषद की बात हो रही थी और ये विधानसभा की बात है। ठीक है ना। तो एक लोगों को विधानसभा में राज्यपाल जो है क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं कि मतलब उनको उसमें मनोनीत कर सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये जो कहानी थी भाई, संविधान में संसद कह दिए कि लोकसभा और ये जो राज्य का विधानसभा, अब इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल लोग मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है ना। राज्यसभा और विधान परिषद में तो ठीक है चलेगा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में नहीं चलेगा। अब इसको आप समझ लीजिएगा, ये नया कंसेप्ट देखिए 2019 की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो अभी हाल की बात है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, बताइए। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? 213 में। राज्यपाल को 213 में और राष्ट्रपति को बताइए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? 123 में। राष्ट्रपति जो है और अध्यादेश आप क्या होता है आप जानते ही हैं। अध्यादेश जो होता है कि जब सत्र मने वो जो सभा जो है सत्र में ना हो और किसी कानून की ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति जी अपने यहाँ से अध्यादेश जारी करके कानून बना करके लागू कर देते हैं। हाँ, अब आगे फिर सत्र आएगा, उस समय देखा जाए क्या होगा, लेकिन सब समझ रहे हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी और गंभीर बातें हैं, इसको आराम से समझना पड़ेगा। यहाँ से समझने का अभी समय नहीं है, जल्दी हम लोग फटाफट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो राज्यपाल जो है 213 के अंतर्गत और ये जो है 123 के अंतर्गत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांतिक काल में जब न हो जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। यह 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति, जबकि अनुच्छेद 113 संसद के विश्रांतिक काल में राष्ट्रपति, ठीक है ना। 123 राष्ट्रपति आदेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। 211 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन अथवा निर्वाचन के राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा न करने तथा अनुच्छेद 212 में न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किए जाने का उल्लेख है। ठीक है ना। तो 211 और 212 क्या कह रहा है? 211 कह रहा है कि सभा में जो है, ठीक ना, सभा में जो है न्यायपालिका के कार्य की चर्चा नहीं हो सकती है। ठीक ना। कर्तव्य निर्वहन या आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा न, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। और 212 में क्या कह रहा है? जांच न किए जाने का उल्लेख है, आप जांच भी नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है बताइए फटाफट। विधानसभा के सत्रावसान करने की शक्ति भैया यहाँ पर राज्यपाल जी हो गए और केंद्र में राष्ट्रपति जी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान व विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित है।
सत्र बुलाने, सत्रावसान और विघटित करने की शक्ति जो है राज्यपाल में निहित है। ये विधानसभा के बारे में है, ठीक है ना। और जब लोकसभा के बारे में आएगी तो यही शक्ति राष्ट्रपति में चली जाती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। राष्ट्रगान और गीत में अंतर है भैया, ठीक ना। जन गण मन ये क्या है, गान है, ठीक ना। और गीत क्या है बताइए। हिंदुस्तान हमारा वाला लगता है कि गीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत है। और जनगण मन जो गान है, तो शुरुआत जो होगी राष्ट्रगान से और समाप्ति जो होगी गीत से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग या अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, बताइए। अभियोग चलाने का प्रावधान किसके विरुद्ध नहीं है, तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, ठीक है ना। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का अधिकार नहीं है भैया। जब ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है तो राष्ट्रपति इसकी जिम्मेदारी लेगा, राज्यपाल पर अभियोग कैसे चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति न्यायाधीशों के विरुद्ध चलाने का प्रावधान का उल्लेख है। 61 में राष्ट्रपति, 67 में उपराष्ट्रपति और 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है। तो 61 में राष्ट्रपति हो गया और 67 में उपराष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, बताइए कौन करता है। तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है बताइए। भारत के राष्ट्रपति करते हैं और यह राज्यपाल का काम नहीं है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसी भी राज्य के, आपको भरमाने के लिए केवल उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद करता है। मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श लेकर के भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है सबसे बड़ा, बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है बहुत बड़ा न्यायालय है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, एक मेरे विद्यार्थी कमेंट करके बताए कि हमको व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कहते हैं। राष्ट्रगीत जो है और सही है वंदे मातरम है, हो जाती है गलती, इतना कोई दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। पदों की संख्या के आधार पर विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। यहाँ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या के 160 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 34 पद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, ठीक है ना। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 160 है और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में जैसा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या इस समय 34 है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितना है
15 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 15। चलिए आगे चलते दोस्तों। अब इसको बताइए, नवसृजित उच्च न्यायालय है, अभी हाल ही में बनाया गया, बताइए कौन कौन से हैं। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब क्या, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट नवसृजित कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो है नवसृजित उच्च न्यायालय हैं, अभी हाल ही में बने हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। चलिए आगे चलते हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनका गठन 2013 में किया गया। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है ना, तो ये याद रखिए 25 हो गए, अमरावती में 25वें की किया गया है, और ये जो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 2013 में किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों फटाफट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है, बताइए। विधानसभा, विधान परिषद, तो ये जो है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 के तहत जो है विधानसभा विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, और वो फिर संसद से मंजूरी लेना उसको जरूरी होता है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद सृजन या उत्पादन के लिए संकल्प प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा बहुमत द्वारा पारित कर दिया हो, तो संसद उसके लिए उपबंध कर सकेगी। संसद करेगी तभी फिर काम आगे बढ़ेगा। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, बताइए। किसी विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक, तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, ठीक है ना। इसके एक आध अपवाद भी हैं, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। चलिए और आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, बताइए। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है, तो ये केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष यही बताएगा कि कौन सा बिल जो है मनी बिल है या नहीं, ठीक है ना। और मनी बिल के आड़ में सरकार बहुत बड़े 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 विधेयक शांति से पारित करा लेती है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात वित्त जो है बड़ा हो गया और इसी में जो है ये धन हो गया। इस तरह से सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक ये जो धन विधेयक नहीं होते। इसको आप याद रखिए, विधान याद रख लीजिएगा, और विधान बड़ा हो गया, वित्त विधेयक बड़ा हो गया, उसके अंदर धन विधेयक हो गया। केवल ये वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। धन विधेयक सब चर्चा जो है धन विधेयक के बारे में ही है, ठीक ना।
क्योंकि धन विधेयक के आड़ में बहुत बड़े बड़े खेला होता है। तो जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको याद रखिए, ठीक है ना। धन विधेयकों के बारे में, केवल वे वित्त विधेयक की धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। तो धन विधेयक से 110 संबंधित है, और ये गणित का इक्वेशन भी याद रखिए। वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक होता है, ठीक ना, ऐसे याद रख लीजिए। तो ये वित्त विधेयक जो है बड़ा होता है। और स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, बताइए। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो इस 37 से 50 तक रहे। हृदय नारायण दीक्षित जी हैं, ठीक ना। वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये जो है समाप्त हो गया, और हम लोग निकाय और पंचायती राज संस्थाएं अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद, थोड़ा सा एक जगह निकलना है, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप लोग को एक बार पुनः धन्यवाद।